क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसका साइज न्यूयॉर्क सिटी से भी कम हो और एक ऐसा आइलैंड जिसे आप कार में सिर्फ 1 घंटे में पार कर सकते हैं। ना कोयला, ना तेल, ना सोना और ना कोई कुदरती वसाइल। यहाँ तक कि पीने का पानी भी किसी और मुल्क से खरीदना पड़ता था। 1965 में जब मलेशिया ने इसे धक्के मारकर अपनी फेडरेशन से निकाल दिया तो लोग कह रहे थे कि यह मुल्क ज्यादा देर चल नहीं सकेगा। गुर्बत, बेरोजगारी, नस्ली फसादात और एक गैर यकीनी मुस्तकबिल। और यहाँ तक कि इनके पास अपनी फौज भी नहीं थी। सोचे, एक नया मुल्क, ना पैसा, ना वसाइल, ना सिक्योरिटी, सब कुछ इसके खिलाफ था। लेकिन आज वही छोटा सा मुल्क दुनिया के अमीर तरीन, महफूज तरीन और मुनज़्ज़म तरीन मुमालिक में शुमार होता है, जो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्कों से भी ज्यादा अमीर है। सवाल ये नहीं है कि सिंगापुर अमीर कैसे बना, असल सवाल ये है कि आखिर उसने वो क्या किया जो कोई और न कर सका। ये कहानी एक आइलैंड की है जिसे दुनिया ने कमजोर समझा, मगर उसने दुनिया को गलत साबित कर दिया। 9 अगस्त 1965 दोपहर का वक्त और पूरे सिंगापुर की नजरें एक आदमी पर जमी हुई थी, ली कुआन यू। नेशनल टेलीविजन पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। कैमरे ऑन थे और दुनिया देख रही थी। ली कुआन यू बोलना शुरू करते हैं। इनकी आवाज मजबूत है, अल्फाज नाप तोल कर अदा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आज से सिंगापुर एक आजाद मुल्क है। लेकिन फिर अचानक उनकी आवाज लड़खड़ाने लगती है। वो खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, आंखों में नमी चमकने लगती है। चंद सेकंड की खामोशी और फिर वो पूरी कौम के सामने रो पड़ते हैं। ये आंसू आजादी की खुशी के नहीं थे, ये आंसू सदमे के थे, क्योंकि मलेशिया ने सिंगापुर को अपने मुल्क से अलग कर दिया था। एक छोटा सा जजीरा जो कल तक किसी और के साए में था, आज अचानक अकेला खड़ा था। कोई फौज नहीं, कोई वसाइल नहीं और कोई यकीनी मुस्तकबिल नहीं। यह आज़ादी किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थी, क्योंकि उस वक्त हालात वाकई तबाहकुन थे। सिंगापुर अपनी खुराक का बड़ा हिस्सा बाहर से मंगवाता था। उस वक्त सिंगापुर किसी मुल्क की बजाय कच्ची बस्ती का मंजर पेश करता था। तकरीबन 70% लोग झोंपड़ियों में रहते थे, लकड़ी के बने हुए घर जो जरा सी चिंगारी से राख बन जाते। आए दिन आग भड़क उठती, लोग अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी जलते देखते। साफ पानी हर जगह मौजूद नहीं था, सीवरेज का निजाम ना होने के बराबर था। गलियों में गंदा पानी खड़ा रहता था और बीमारियां आम थी, और गुर्बत इससे भी ज्यादा आम थी। 1965 में जब यह मुल्क आजाद हुआ तो मसला सिर्फ गुर्बत का नहीं था, इससे भी बड़ा खतरा अंदर छुपा हुआ था। सिंगापुर उस वक्त अंदर से तकसीम था, मुख्तलिफ नस्लों में बटा हुआ एक ऐसा जजीरा जहां हर कम्युनिटी अलग रहती थी। इसकी आबादी तकरीबन 18 से 19 लाख के करीब थी, जिनमें से ज्यादातर चीनी जो कुल आबादी का तकरीबन 75% थे। इसके बाद माले कम्युनिटी जो तकरीबन 14% थी, और फिर इंडियन जो तकरीबन 8% थे, जबकि बाकी 3% मुख्तलिफ माइनॉरिटीज थी। लेकिन असल मसला यह था कि हर कम्युनिटी अलग दुनिया में रहती थी, अलग इलाके, अलग स्कूल, अलग ज़बान और अलग सोच। चीनी तादाद में ज्यादा थे, जबकि माले खुद को नेटिव इनहेबिटेंट कहते थे। दोनों के दरमियान अक्सर तनाव रहता था, छोटे छोटे झगड़े कभी कभार बड़े फसादात में बदल जाते। लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। ये बज़ाहिर एक मुल्क था, लेकिन दिलों से बिल्कुल बटा हुआ। तो दोस्तों, ये था सिंगापुर का हाल, एक कमजोर मुल्क, और अब इस मुल्क की लीडरशिप ली कुआन यू के हाथ में थी। 1966 में सिंगापुर की हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया जिसे उस वक्त बहुत क्रिटिसाइज किया गया। इस साल ली ने लैंड एक्विजिशन एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके तहत हुकूमत ने सिंगापुर की तकरीबन 90% जमीन एक्वायर कर ली, और वो भी मार्केट रेट से बहुत कम कीमत पर। लोग बहुत नाराज हुए, लेकिन ली एक बहुत लंबी गेम खेल रहे थे। वो जानते थे कि अगर जमीन पर हुकूमत का कंट्रोल होगा तो शहर को बेहतर तरीके से प्लान किया जा सकता है। लोगों से जमीन लेने के पीछे 2 रीजन थी। पहली, कच्ची आबादियों का खात्मा, लकड़ी के घरों की जगह कंक्रीट की इमारतें बनने लगी। हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया। इस अदारे का मकसद सिर्फ घर बनाना नहीं था, बल्कि एक नई कौम बनाना था। अगले चंद सालों में तकरीबन 10 लाख अपार्टमेंट्स तमीर किए गए। हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड यानी HDB अपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ने बनाए थे,
इनमें एथनिक कोटा सिस्टम नाफिज किया गया, यानी हर बिल्डिंग में तकरीबन 75% चीनी, 14% माले, 8% इंडियन, ताकि सब लोग अलग अलग ना रहें बल्कि एक ही जगह रहें, रोज मिलें, एक दूसरे को समझें और आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान यूनिटी पैदा हो। फिर हुकूमत ने ये फ्लैट्स 99 ईयर की लीज पर देना शुरू किए और इनकी कीमत आम मार्केट से कम रखी ताकि आम लोग भी घर खरीद सकें। साथ ही हुकूमत ने एक मैंडेटरी सेविंग प्रोग्राम भी शुरू किया जिसे सेंट्रल प्रोविडेंट फंड यानी CPF कहा जाता है। इस निज़ाम के तहत हर शहरी के लिए जरूरी है कि वो अपनी माहाना तनख्वाह का कम से कम 20% इस फंड में जमा करे ताकि बाद में वो यही रकम घर की डाउन पेमेंट और किस्तों की अदायगी के लिए इस्तेमाल कर सके। इस पॉलिसी का नतीजा यह है कि आज सिंगापुर में तकरीबन 88% लोग अपने घरों के मालिक हैं और ये परसेंटेज यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे मुल्कों से भी ज्यादा है। जमीन एक्वायर करने की दूसरी बड़ी वजह थी इकोनॉमिक सर्वाइवल और इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज़ादी के बाद सिंगापुर के सामने सबसे बड़ा मसला यह था कि लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, फैक्ट्रियां ना होने के बराबर थी और सिंगापुर जुग्राफियाई तौर पर एक्सपैंड भी नहीं हो सकता था। ली जानते थे कि अगर लोगों को नौकरियां ना मिली तो गुर्बत बढ़ेगी, जुराइम बढ़ेंगे और मुल्क टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि जमीन हुकूमत के कंट्रोल में होगी ताकि इस पर इंडस्ट्रियल जोन बनाए जा सके, यानी ऐसे मखसूस इलाके जहां कारखाने लगे, मशीनें चले और हजारों लोगों को रोजगार मिले। सिंगापुर को जिंदा रहने के लिए ट्रेड और इंडस्ट्री की तरफ ही जाना था क्योंकि इनके पास तेल या कुदरती वसाइल तो थे नहीं। लिहाजा जमीन को रिहायशी मंसूबों के साथ साथ कारखानों, पोर्ट्स और बिजनेस सेक्टर्स के लिए इस्तेमाल किया गया। जहां पहले झाड़ियां और खाली मैदान थे वहां आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्रियां खड़ी होने लगी, कारखाने लगे, नौकरियां पैदा हुई और आहिस्ता आहिस्ता बेरोजगारी कम होने लगी। ली कुआन यू ये बात पहले ही समझ चुके थे कि अगर इस छोटे से जजीरे को जिंदा रखना है तो एक ही रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट को सिंगापुर लाया जाए। गैर मुल्की कंपनियों को आखिर क्या चाहिए होता है? स्टेबिलिटी, लो टैक्स, कम रुकावटें और मुकम्मल यकीन के कल हालात नहीं बदलेंगे। इसलिए ली ने अपनी पॉलिसियों को इसी सोच के मुताबिक बनाया। हर फैसले और हर कानून का एक ही मकसद था कि सिंगापुर को दुनिया की सबसे पुरकशिश जगह बनाना जहां इन्वेस्टर बिला खौफ अपना पैसा लगा सके। कारपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स को दुनिया की कम तरीन सतह पर रखा गया। कारोबारी कवानीन इतने आसान बना दिए गए कि 21वीं सदी में भी कई बार सिंगापुर को दुनिया के उन ममालिक में शुमार किया गया जहां कोई भी शख्स आसानी से अपना कारोबार शुरू कर सकता है। लेकिन एक खतरा और भी था, ऐसा खतरा जो किसी भी मुल्क को अंदर से खोखला कर देता है, करप्शन। ली ने करप्शन के खिलाफ शुरू से ही जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। उनका मानना था कि अगर निजाम के अंदर करप्शन दाखिल हो गई तो सारी इकोनॉमिक पॉलिसी बेमानी हो जाएगी। इसलिए करप्शन को खत्म करने के लिए उन्होंने 2 बड़े इकदाम किए। एक तरफ सख्त तरीन सजाएं मुतारफ कराई गई। अगर कोई सरकारी अफसर करप्शन में मुलव्वस पाया जाता तो उसे सख्त कानूनी नताइज का सामना करना पड़ता, और दूसरी तरफ सरकारी अफसरान की तनख्वाहें बहुत ज्यादा रखी गई ताकि वो माली तौर पर मुतमिन हों और रिश्वत लेने की जरूरत ही महसूस न करें। इसी तरह हुकूमत ने जुराइम और ड्रग्स के मसले को भी सख्ती से काबू करने का फैसला किया और टफ ऑन क्राइम पॉलिसी अपनाई। खास तौर पर ड्रग्स के मामले में कवानीन इंतहाई सख्त रखे गए। आज भी सिंगापुर उन चंद मुल्कों में शामिल है जहां ड्रग्स स्मगल करने पर सजाए मौत दी जा सकती है। हुकूमत ने एजुकेशन को भी अपनी प्लानिंग का सेंट्रल पार्ट बनाया। एक ऐसा वर्ल्ड क्लास पब्लिक एजुकेशन सिस्टम बनाया गया जो तकरीबन मुफ्त या बहुत कम खर्च पर दस्तयाब था ताकि हर बच्चा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हासिल कर सके। साथ ही एक मजबूत और वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम भी कायम किया गया। रोड्स पर ट्रैफिक को कम रखने के लिए हुकूमत ने प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर एक जदीद और मुनज़्ज़म पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार किया। हर HDB अपार्टमेंट बिल्डिंग के करीब ट्रांजिट स्टेशन बनाया गया, यानी लोग अपने घरों से निकले और चंद ही मिनट में बस या MRT स्टेशन तक पहुंच जाए। साथ ही हुकूमत ने एक अहम फैसला किया, अपनी गाड़ी रखना जानबूझकर महंगा बना दिया गया। मुख्तलिफ टैक्सेस और परमिट फीस इतनी ज्यादा रखी गई ताकि लोग कम से कम गाड़ियां रखें और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, जिसका नतीजा ये निकला कि आज भी सिंगापुर में बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत कम अपनी गाड़ियां हैं, जबकि 70% से ज्यादा आबादी रोजमर्रा सफर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ली ने सिर्फ टैक्स ही कम नहीं किए बल्कि सिंगापुर को एक मिसाल बना दिया, सफाई और डिसिप्लिन की मिसाल।
इनका ख्याल ये था कि अगर सड़कों पर पड़ा कचरा तक कंट्रोल में आ जाए तो दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि एक ऐसा मुल्क है जहां कवानीन की पाबंदी की जाती है, जहां छोटे छोटे उसूल भी टूटने नहीं दिए जाते, तो वहां बड़े मुआहदे भी महफूज रहेंगे। इसी सोच के तहत हुकूमत ने गंदगी फैलाने पर भारी जुर्माने मुकर्रर किए। अगर कोई शख्स सड़क पर कचरा फेंके तो उसे तकरीबन 300 से $1000 तक जुर्माना हो सकता है। इसी तरह 1992 में पब्लिक प्लेसेस पर च्युइंगम खाने और सेल करने पर भी पाबंदी लगा दी गई ताकि सड़कें, बसें और ट्रेनें साफ रहें। दोस्तों, इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है जिसे तफसील से बयान किया जा सकता है, लेकिन अगर हम हर पहलू कवर करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस इतना समझ लें कि ये वो बुनियादी फैसले थे जिनकी वजह से आज सिंगापुर एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद दुनिया की बड़ी बड़ी रैंकिंग्स में नुमाया नजर आता है। और इन सब का नतीजा आपके सामने है। सिंगापुर दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से ये कई बड़ी ताकतों से आगे है। कारोबार करने के लिए आसान तरीन मुल्कों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहा है। दुनिया के कम तरीन करप्शन करने वाले मुल्कों में शामिल है। पासपोर्ट की ताकत के लिहाज से दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट्स में शुमार होता है। ग्लोबल फाइनेंशियल हब के तौर पर न्यूयॉर्क के साथ मुकाबला करता है। एजुकेशन, मैथ और साइंस के आलमी टेस्टों में मुसलसल टॉप पोजीशन लेता रहता है। ग्लोबल कंपेटिटिवनेस और इकोनॉमिक फ्रीडम के इंडेक्स में भी सिंगापुर अक्सर टॉप मुमालिक में शामिल रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास ना नेचुरल रिसोर्सेस थे, ना कोई ज्यादा आबादी, लेकिन एक क्लियर विजन था, एक स्टेबल पॉलिसी थी और एक लीडर था। और शायद यही वजह है कि आज सिंगापुर को दुनिया सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक मॉडल के तौर पर देखती है।